नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम सभी श्रोतागण जो इस चैनल पर नियमित आते हैं, सुनते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं साहित्य, आध्यात्म और दर्शन से जुड़े हुए हैं या तो उसके प्रशंसक हैं ही। तो हमारा ये दायित्व भी बन जाता है कि हम इन विषयों के जो प्रणेता हैं, शिखर पुरुष हैं, जिन्होंने इन विषयों को अपना सर्वस्व दिया, इन विषयों को हम आत्माओं तक पहुंचाया, हमारा फर्ज है कि हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ें, उनको भी जानें। इसी क्रम में हम पश्चिम के दार्शनिकों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। अब इन्हें पढ़ना क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि जब भी हम दर्शन और दार्शनिकों का विचार करते हैं तो हम सिर्फ एक गैर परंपरागत बात करने को दर्शन और उस गैर परंपरागत बात करने वाले को दार्शनिक समझ लेते हैं। ऐसी बात जो समाज स्वीकार न कर पाए, समाज को पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती, बस हम उसी को दर्शन समझ लेते हैं और उस परंपरावादी समाज से विद्रोह करने वाले को हम पसंद करने लगते हैं कि चलो कोई तो है जो इस समाज के बनाए हुए ढर्रे को तोड़ता है, विरोध करता है, हम उसे दार्शनिक समझ लेते हैं। मगर कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है, क्योंकि हम विभिन्न दार्शनिकों का सिर्फ नाम ही जानते हैं, हम उनके दर्शन को नहीं जानते। दार्शनिक सिर्फ विरोध या विद्रोह नहीं करता, बल्कि अपना एक व्यू देता है, एक दृष्टिकोण देता है, समाज का निर्माण करता है, समाज को बताता है कि चीजें कैसे क्रियान्वित हों तो समाज एक बेहतर स्थान बन सकता है। सरकार, शासन, राजा, शासक कैसे हों, जब आप उनके दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आप उनके बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं। आप निर्णय ले सकते हैं कि आपकी सोचने समझने की जो विधि है, जो तरीका है, वो किस दार्शनिक के करीब है। फिर आप उन दार्शनिकों को विस्तार से पढ़िए और जानिए। अन्यथा हम सिर्फ गिने चुने जो दार्शनिक हैं, जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं, उन्हीं का नाम जानते हैं, उन्हीं को दोहराते हैं, पर उनके दर्शन को तो कभी नहीं जान पाते। इसीलिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है, जिसके तहत हम पाश्चात्य दार्शनिकों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की एक पुस्तक हाथ लगी जिसका नाम है पाश्चात्य दार्शनिक, प्लेटो से कामू तक। जीवनियां तो बहुत पढ़ी हैं, बहुत सारे किताब हैं इन पाश्चात्य दार्शनिकों के ऊपर, मगर इस पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जीवनी कुछ अलग ढंग से बताई गई है। इसीलिए मुझे लगा ये अवश्य आपके साथ साझा करनी चाहिए। तो जो हम पहले दार्शनिक का जीवन परिचय पढ़ेंगे उनका नाम है प्लेटो। और हाँ, इस सीरीज में हम सुकरात का जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे। आपको बहुत विस्मय हो सकता है कि सुकरात का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि सुकरात अपने में ही एक पूरी की पूरी श्रृंखला है, ग्रंथ हैं। तो आइए, लंबी बातचीत हो गई, अब सीधे मूल विषय पे जाते हैं और प्लेटो का जीवन परिचय पढ़ते हैं। 2000 वर्ष पहले की बात है। एथेंस के प्रसिद्ध कवि एगेथन के घर पर सहभोज का समारोह था। अतिथिगण प्रेम के लोकप्रिय विषय पर चर्चा कर रहे थे। फेडस ने कहा, प्रेम संसार का सबसे प्राचीन देवता है, वो सबसे अधिक शक्तिमान है। उसके अवतरित होने पर सामान्य व्यक्ति भी वीर बन जाते हैं। प्रेयसी की उपस्थिति में प्रेमी कायरता नहीं दिखा सकता। मुझे यदि प्रेमियों की एक सेना मिल जाए तो मैं संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। फेदेनियस ने कहा, लेकिन तुम्हें लौकिक और पारलौकिक प्रेम अथवा दो शरीरी और दो आत्माओं के आकर्षण में भेद करना चाहिए। शरीर का प्रेम यौवन समाप्त होने पर खत्म हो जाता है, परंतु आत्मा का प्रेम अमर होता है। इस पर मजाकिया अरिस्टोफेनिस ने कहा, पुराने जमाने में स्त्री और पुरुष अलग नहीं होते थे। वास्तव में तब दोनों के शरीर संयुक्त थे। यह शरीर गेंद की तरह गोल होता था और इसमें 4 हाथ, 4 पैर और 2 मुंह होते थे। तब इनकी शक्ति अपार थी और ये स्वर्ग में तहलका मचाए हुए थे। इस पर स्वर्ग के मालिक ने नाराज होकर इनको 2 भागों में बांट दिया, जिससे इनकी शक्ति आधी रह जाए। स्त्री और पुरुष के रूप में बांटे गए ये टुकड़े तभी से एक दूसरे से मिलने को व्याकुल हैं और एक दूसरे के पीछे दौड़ते फिरते हैं। उनकी इस व्याकुलता को ही दुनियादारी की भाषा में प्रेम कहा जाता है।
अन्य अनेक कवि दार्शनिकों के बाद मुख्य अतिथि सुकरात से बोलने को कहा गया। सुकरात ने कहा, ये परम विद्वतापूर्ण वक्तव्य सुनकर मैं तो गूंगा बहरा हो गया हूं। अब मैं क्या कहूं? मेरी मूढ़ता इस प्रखर ज्ञान का मुकाबला कैसे कर सकती है? फिर सुकरात ने अपने प्रश्नों से अब तक की प्रेम संबंधी समस्त स्थापनाओं का खंडन किया। प्रश्नों के माध्यम से विषय को प्रस्तुत और स्पष्ट करने की पद्धति सुकरात की अपनी अनोखी है। पुनः उसने अपनी बात प्रस्तुत की। स्वर्गिक सौंदर्य की खोज में संलग्न मानवीय आत्मा की क्षुधा को प्रेम कहते हैं। प्रेमी सौंदर्य को ढूंढता ही नहीं, उसे उत्पन्न करता और स्थायित्व देता है। ये मरणशील शरीर में अमरता का बीज बोता है। एक दूसरे को प्रत्युत्पन्न करने के लिए ही स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करते हैं। चपटी नाक, मोटे होठ, भौंडी शक्ल, परंतु तेजस्वी विचारों वाले इस दार्शनिक की तत्व चिंता के बाद सुरापान की प्रतियोगिता चली। इसमें भी सुकरात सबसे अग्रणी रहा। वो सुबह तक बिना बेहोश हुए पीता रहा और सुबह होने पर एथेंस के निवासियों को अपने दर्शन की शिक्षा देने के लिए नंगे पैरों निकल पड़ा। इस प्रसिद्ध भोज में प्लेटो नाम का एक युवक भी उपस्थित था। वो बाद में सुकरात का शिष्य हुआ। उसने सुकरात का नाम संसार में अमर कर दिया। सच तो ये है कि यदि वो न होता तो शायद सुकरात को आज कोई भी न जानता। प्लेटो भाग्यवान व्यक्ति था। वो अभिजात कुल में उत्पन्न हुआ था। उसके माता पिता धनवान और प्रभावशाली थे। वो स्वयं सुंदर और स्वस्थ था। इन सब से ऊपर उसे प्रखर मेघा का वरदान मिला था। 20 वर्ष की अवस्था में वो सुकरात के संपर्क में आया। तब सुकरात की आयु 62 वर्ष की थी। नगर के देवताओं की पूजा न करने तथा युवकों को भ्रष्ट करने के आरोप में जब सुकरात को जहर पीने का दंड मिला, तब प्लेटो उसके पास मौजूद था। प्लेटो ने रिश्वत देकर सुकरात के निकल भागने का प्रबंध भी किया, परंतु सुकरात ने इसे स्वीकार नहीं किया। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। उसने 12 बरस तक संसार का भ्रमण किया। कहते हैं अपनी इस यात्रा में वो गंगा तट पर भी आया था। अपने ज्ञान को परिपक्व कर लेने के बाद वो एथेंस वापस लौटा और एक नदी के शांत तीर पर उसने अकादमी की स्थापना की। प्लेटो अपने विचारों को वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत करता था और उन्हें सुकरात के मुंह से कहलाता था। इस कारण आज हम ये नहीं जान पाते कि प्लेटो क्या कहता था और सुकरात क्या कहता है। इससे गुरु के प्रति शिष्य की अपार श्रद्धा का पता चलता है। संसार का कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर प्लेटो ने न लिखा हो। उसके 23 ग्रंथों में स्त्री से लेकर लोकतंत्र और आत्मा तक सभी विषयों की चर्चा है। यह चर्चा निश्चित स्थापनाओं तक पहुंची है। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श समाज जीवन की कल्पना की है। इतिहास में ये इस तरह का पहला यूटोपिया है। लेकिन इससे यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि प्लेटो संत था। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी, वीर सैनिक, घुड़दौड़ का शौकीन तथा कवि था और कॉमेडी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। 81 साल तक वो जीवित रहा और उसकी मृत्यु एक वैवाहिक भोज के अवसर पर हुई। जीवन के अंतिम क्षण तक वो आमोद प्रमोद और खेल कूद से भरपूर रहा। वस्तुतः उसका ये चरित्र उसके समय के अनुकूल था। वो अपने समय की जनता की भावनाओं तथा आंतरिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये उत्तरार्ध ग्रीस और एथेंस के लिए कई दृष्टियों से अत्यंत महत्व का काल था। वर्तमान युग से भी इस युग की बहुत काफी समानता है। इस समय लोग युद्ध कर करके थक चुके थे, क्रांतियों से ऊब चुके थे। पुराने विश्वासों के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही थी और वे एक नए जीवन की तलाश में थे। वे जीवन के वास्तविक तथा अधिक स्थायी मूल्यों को खोज पाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनके लिए प्लेटो ने यह कार्य किया तथा जो वे चाहते थे वो सब उन्हें दिया। उसने मानव जीवन से ग्रीक देवी देवताओं का, जो बड़े स्वस्थ और सुंदर परंतु स्वार्थी हुआ करते थे, बहिष्कार किया और तर्क शुद्ध विचार के आधार पर उन्नत जीवन का प्रचार किया।
परंतु सुकरात के कारण ही उसे यह सफलता मिली। सुकरात उचित और पुष्ट तर्क पद्धति का देवदूत या जनक माना जाता था। उसके संपर्क में आने के समय तक प्लेटो ने कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, परंतु सही और स्पष्ट विचार के आंदोलनकर्ता सुकरात ने सुकोमल कवि के पैर उखाड़ दिए और सुकरात के साथ अच्छी तरह विचार विनिमय कर लेने के बाद प्लेटो ने अपनी कविताओं का पुलिंदा तहस नहस कर दिया। परंतु उसके हृदय की कविता मरी नहीं, वो उसकी गद्य रचनाओं में भी प्रकट होती रही। महाकवि शैली ने उसके गद्य को काव्यात्मकता तथा भाव मधुरता से भरपूर माना है। प्लेटो सुकरात का शिष्य और मित्र बन गया। वो और भी अनेक युवकों के साथ सुकरात की सेमिनार जैसी मीटिंगों में, जो कभी जिम्नेजियम में होती थीं, कभी किसी मंदिर के चबूतरे पर, तो कभी किसी दोस्त के घर में भाग लेने लगा। यहां महत्वपूर्ण विचारों पर ही बहस नहीं होती थी, उनके सोचने तथा निर्णय करने के सही ढंग पर भी चर्चा होती थी। और वास्तव में सुकरात का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही था कि उसने सही ढंग से विचार करने की पद्धति सिखलाई। जैसे पुण्य के लोकप्रिय प्रश्न को लें, साधारणतया अच्छे काम करने वाले को पुण्यात्मा कहते हैं, पर इसे प्रश्न के रूप में सुकरात ने यूं रखा, किसी को अच्छा क्यों होना चाहिए। फिर इसे स्पष्ट करते हुए उसने ये निष्कर्ष दिया कि किसी विषय की अच्छाई वो है जो विषय के पूर्ण परिचय तथा भली भांति विचार करने के पश्चात प्राप्त हो। वास्तव में ये एक बड़ा अनोखा सा उत्तर है, परंतु सुकरात का कहना है कि जिस विषय पर मनुष्य को निर्णय लेना हो उसका उसे पूर्ण ज्ञान हो तथा स्वतंत्र निर्णय की सुविधा हो, तो उसका निर्णय भी सही होगा और वही अच्छा भी होगा। इसी तरह उसने नैतिक प्रश्नों के संबंध में मानवीय बुद्धि को ही अंतिम अधिकारी घोषित किया। निश्चय ही इतिहास का ये एक क्रांतिकारी कदम था और प्लेटो ने इसे आगे बढ़ाया। उसने कहा कि तर्कपूर्ण कार्य तो अच्छा कार्य है ही, अच्छा आदमी भी वही है जो तर्क से संचालित होता है। उस जमाने में मनोविज्ञान जैसी कोई चीज नहीं थी, इसीलिए प्लेटो ने अपना अलग मनोविज्ञान बनाया जो बाद में हजारों साल तक चलता भी रहा। उसने कहा कि मनुष्य के सचेत जीवन में 3 भाग होते हैं। एक भाग इंद्रियों का, जिसमें उसकी वासनाएं तथा शुद्धाएं संचित होती हैं। दूसरा उसका शांत और स्थिर भाग, जिसे आत्मा या स्पिरिट कह सकते हैं। और तीसरा भाग वो जो सोचता समझता और तर्क करता है। इसके आगे उसने कहा कि चूंकि तर्क ही मनुष्य को अन्य पशु पक्षियों से अलग करता है, इसीलिए यही तीनों में सर्वश्रेष्ठ है और इसका कार्य है शासन तथा संचालन करना। मनुष्य की वासनाओं तथा शुद्धाओं को इसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब शरीर का प्रत्येक भाग अपने स्वाभाविक कार्य को सहज रूप से करता है, तो वही पुण्य होता है। जब यह स्वाभाविक क्रिया नष्ट हो जाती है, तो ये पाप होता है। इस ढंग से प्लेटो ने मूल्यों की दृष्टि से टूटते बिखरते उस युग को अच्छाई का उपदेश भी दिया तथा उसको एक नई परिभाषा भी प्रदान की। प्लेटो का ये विचार कि बुद्धि के अधीन समग्र मानवीय आचार का संगठन ही नैतिकता का सार तत्व है, कभी पुराना नहीं होगा। सच तो ये है कि 2000 साल बीत जाने के बाद भी आज हम इस विचार को जीवन की धुरी नहीं बना सके हैं। आज भी हम किसी धर्म ग्रंथ में लिखित रूढ़ आदेशों से बंधकर ही अपना आचरण करते हैं और उनके औचित्य अनौचित्य का जरा भी विचार नहीं करते। प्लेटो का लेखन इतना सामयिक प्रतीत होता है मानो वो 2000 साल पहले न हुआ हो, आज ही जीवित हो और दरवाजे पर खड़ा हो, जो किवाड़ खुलते ही भीतर चला आएगा और कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगेगा। वो गणित, ज्योतिष तथा भौतिकी की बातें इस तरह करता है मानो ये जीवित विज्ञान हो। उसके समय में ये चीजें कहां थीं? और बिल्कुल फ्रॉयड की भाषा में स्वप्नों को समझाता है कि नींद में जब तर्क का नियंत्रण शिथिल हो जाता है, तब हमारी प्रकृति का जंगली जानवर उठ बैठता है और नंगा होकर घूमने फिरने लगता है। श्रम विभाजन की आवश्यकता तथा कारणों पर वो आधुनिक अर्थशास्त्री की तरह भाषण देता है।
उसने ही पहले पहल सेकेंडरी तथा हायर शिक्षा के भेद का सुझाव दिया, विज्ञान में विशेष योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता बतलाई तथा सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करने के लाभ समझाए। इसी तरह उसने और भी अनेक विषयों पर मनोरंजक और महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। किंडरगार्टन के ढंग की आरंभिक शिक्षा का आविष्कार उसी ने किया। उसने कहा कि अनिवार्य रूप से की जाने वाली शारीरिक कसरत कोई हानि नहीं पहुंचाती, परंतु अनिवार्यता के दबाव में अर्जित ज्ञान मस्तिष्क में जम नहीं पाता। इसीलिए शिक्षा के लिए अनिवार्यता का नियम गलत है। आरंभिक शिक्षा मनोरंजन के माध्यम से दी जानी चाहिए। तर्क संगतता के विचार को प्लेटो ने व्यक्ति के अच्छे होने तक ही सीमित नहीं रखा, उसे राज्य के अच्छे होने तक फैलाया और एक अच्छे राज्य की संपूर्ण कल्पना प्रस्तुत की। उसने कहा कि जिस तरह एक अच्छा व्यक्ति तर्क संगत विचारों से संचालित होता है, उसी तरह किसी भी राज्य को अच्छा होने के लिए तर्क संगत विचारों वाले कुछ चुने हुए व्यक्तियों के संचालन में ही चलना चाहिए। वास्तव में यूटोपिया की यह संपूर्ण कल्पना बड़ी मनोरंजक है, इसीलिए इसे संक्षेप में यहां देखते हैं। रिपब्लिक में प्लेटो कहता है, समाज में स्त्री और पुरुष का संबंध सामुदायिक रीति पर होना चाहिए। श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का संबंध श्रेष्ठ स्त्रियों से कराया जाए। व्यक्तिगत विवाह और परिवार न हो। बच्चों को आरंभ से ही राजकीय पालन गृहों में रखा जाए। न माता पिता अपने बच्चों को जाने और न बच्चे ही अपने माता पिता को जाने, तभी विश्व भ्रातृत्व का विकास संभव है। इस प्रकार स्त्री पुरुष स्वतंत्र प्रेम करने के अधिकारी हों, परंतु संतानोत्पत्ति का राजकीय नियमन हो। नागरिकों का व्यक्तिगत जीवन राजकीय चिंता का विषय नहीं है। उसे सिर्फ ये देखना है कि अपना सुख प्राप्त करने की होड़ में नागरिक एक दूसरे को हानि न पहुंचाएं। पहले 20 वर्ष तक सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाए। यह शिक्षा व्यायाम और संगीत की हो। व्यायाम शरीर के गठन के लिए तथा संगीत मन और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए। जिस व्यक्ति की आत्मा में संगीत नहीं, वो विश्वास योग्य नहीं होता। संगीत का अर्थ है समरसता, संवादिता, जो जीवन के सुख के लिए बड़ी आवश्यक वस्तु है। यह शिक्षा लड़के और लड़कियों को एक साथ दी जानी चाहिए। इसके बाद देखा जाए कि कितने व्यक्ति और अधिक शिक्षा पाने के अयोग्य हैं। ऐसे व्यक्ति किसान, मजदूर और व्यापारी बना दिए जाएं। बचे हुए लोगों को अगले 10 वर्ष तक विज्ञान अर्थात गणित, ज्यामिति और खगोल विद्या की शिक्षा दी जाए। यह शिक्षा व्यवहार के लिए नहीं, अपितु सौंदर्य बोध के लिए होगी। श्रेष्ठ नागरिकों के लिए यह उचित नहीं कि वे गणित का उपयोग व्यापार करने या पुल बनाने में करें। इसके बाद जो व्यक्ति पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, उन्हें सैनिक बनाकर राष्ट्र के कार्य में लगाया जाए। वे राष्ट्र के संरक्षक कहलाएं। अब जो लोग बचेंगे वे ही दर्शन का अध्ययन करने के योग्य होंगे। यही स्त्री पुरुष राज्य का शासन करने की दृष्टि से शिक्षित किए जाएं। इनको 5 वर्ष तक दर्शन की तात्विक शिक्षा दी जाए। इसके बाद 15 वर्ष तक ये शासन में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियुक्त किए जाएं। तब 50 साल की उम्र होने पर ये दार्शनिक शासक बनने के योग्य होंगे। आदर्श दार्शनिक ही आदर्श शासक हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन के सभी रहस्यों से भली भांति परिचित हो, वही समाज की समुचित उन्नति कर सकता है। प्लेटो की इस आदर्श कल्पना में स्त्री पुरुष को पूर्ण समानता प्राप्त है। ये इसकी पहली विशेषता है, जिसे प्रतिफलित होने में शायद अभी कुछ शताब्दियां और लग जाएं। इसकी दूसरी विशेषता व्यक्ति स्वतंत्र है और उसमें राज्य के हस्तक्षेप का न्यूनतम होना है। आज तो राज्य सर्वग्रासी होता जा रहा है। वो ये भी निश्चित करता है कि व्यक्ति शराब बिल्कुल न पिए, जैसा हमारे देश में हो रहा है। तीसरी और प्रमुख विशेषता दार्शनिक शासक की कल्पना है। इसमें सर्वोत्तम व्यक्तियों के शासन में लिए जाने की बात है। आज स्थिति ये है कि लोकतंत्र में ज्यादातर ग्रामीण, कम पढ़े लिखे और संस्कृति तथा कला आदि से नितांतहीन व्यक्ति ही चुनकर ऊपर आते हैं, जिन्हें राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून आदि का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता या बहुत थोड़ा ज्ञान होता है। वे ही विधानसभाओं में बैठकर इन विषयों के नियम बनाते हैं।
ये स्थिति प्लेटो की कल्पना से बिल्कुल उल्टी है। कम से कम भारत की दशा तो यही है। इन दार्शनिक महामानवों को प्लेटो ने गार्जियन भी कहा और उन्हें अधिकार में बनाए रखने के लिए सेना की व्यवस्था की। साथ ही उसने ये भी कहा कि इनकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति न हो और न कोई व्यक्तिगत राग द्वेषी हो। उनकी पत्नियां, बच्चे तथा सब संपत्ति साझी कर ली जाए। उनका मैथुन जीव शास्त्र के नियमों के अनुसार नियत समय पर ही होना चाहिए। एक मैथुन काल से उत्पन्न सब बच्चे आपस में भाई बहन हो और सब माता पिताओं को अपने माता पिता माने। और चूंकि उन्हें तभी स्कूल में भेज दिया जाएगा, कोई अपने असली माता पिताओं को नहीं जान पाएगा। प्लेटो ने समाज के 3 विभाग किए और दार्शनिक शासक को सबसे ऊपर रखा। यह शासक धर्म की समस्त रूढ़ियों को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। वो अपराधियों पर दया करेगा और उनके सुधार की व्यवस्था करेगा। उसके राज्य में वकील अनावश्यक हो जाएंगे, कानून बहुत कम और उसके अर्थ सरल होंगे। लोग स्वतः अपना शासन करना सीखेंगे, अतः पुलिस भी न्यूनतम रह जाएगी। उसके राज्य में डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि रोग सुशिक्षा का परिणाम नहीं है। व्यापार को निंदनीय समझा जाएगा, क्योंकि व्यापारी एक साथ सफल और ईमानदार नहीं हो सकता। प्लेटो द्वारा कल्पित समाज का जीवन सौंदर्य का, न्याय का, प्रेम का जीवन है। सौंदर्य, न्याय और प्रेम, ये तीनों शब्द भी इसमें एक ही अर्थ के पर्याय हो जाएंगे। इस कल्पना की कई बातें बड़ी हास्यास्पद और असंभव सी भी लग सकती हैं, परंतु इसका कारण भी शायद हम में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव ही हो। जैसे श्रेष्ठ पुरुषों तथा श्रेष्ठ स्त्रियों द्वारा संतान उत्पन्न करने की कल्पना और इस विषय की अन्य कल्पनाएं, परंतु बिल्कुल यही, बल्कि इससे भी ज्यादा आगे बढ़ी चढ़ी कल्पना हमारे ही युग के सुप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता जीव वैज्ञानिक सर जूलियन हैक्सले ने अभी सन 1961 में की है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली पुरुषों का वीर्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए और प्रत्येक स्त्री को उससे एकाध संतान अवश्य देनी चाहिए। आपने ये भी कहा कि संसार की असभ्य और बदसूरत जातियों को विकसित और सुंदर जातियों के संपर्क से योजना पूर्वक बदलने की चेष्टा की जानी चाहिए। यह सच है कि इन विचारों के कारण उनकी तीव्र आलोचना हुई, परंतु आलोचना या निंदा से वैज्ञानिक विचार की सत्यता नष्ट नहीं होती। आलोचक की अपनी अवैज्ञानिकता और असत्यात्मकता ही प्रकट होती है। यहां हमें यह भी देखना चाहिए कि 2000 साल पहले हुए एक कोरे दार्शनिक के विचारों में और आज के प्रयोगशाला प्रशिक्षित एक सफल वैज्ञानिक के विचारों में कितनी समानता है, और इसी में प्लेटो का महत्व निहित है। प्लेटो के नए विचारों का प्रभाव फैला और सिराकूज के नए अत्याचारी शासक डायनीसियस ने उसे आदर्श शासक बनने की शिक्षा देने के लिए अपने यहां बुलाया। इस समय प्लेटो की अवस्था 60 वर्ष की थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी आशा से अपने काम में लगा। इसमें उसने बड़ी गंभीरता दिखाई जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई। उसने कहा कि ज्यामिति से राजा की शिक्षा आरंभ होनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे तर्क करने की कला समझ में आएगी। उसने कहा कि तर्क करना सीखे बिना राजनीतिक सुधारों की गहरी बातें दिमाग में नहीं चढ़ सकती। अतः राजा ही नहीं, उसके सभी अधिकारी रात दिन ज्यामिति सीखने लगे। जमीन रेखाओं से काली हो उठी, परंतु राजा को ज्यामिति समझ में नहीं आई और अपनी असफलता का रोष वो प्लेटो पर उतारने लगा। इधर प्लेटो के विरोधियों ने एक नया दार्शनिक ला खड़ा किया, जिसने कहा कि अनियंत्रित शासन ही सर्वोत्तम होता है और ये गणित के बिना भी अच्छी तरह चलाया जा सकता है। दशा इतनी खराब हो गई कि प्लेटो को एक रात चुपचाप महल से भागकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से एथेंस आना पड़ा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा ने प्लेटो को गुलाम बनाकर बेच दिया और इस प्रकार प्लेटो दार्शनिक शासक तो नहीं बन पाया, दार्शनिक गुलाम जरूर बन गया। जो हो, कुछ समय बाद डायनीसियस प्लेटो से प्रसन्न हो उठा और एक पत्र लिखकर अपनी भयंकर भूल की क्षमा मांगी और अपने विषय में पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। इस बार प्लेटो ने उसकी उपेक्षा की और कहा, मैं अपने चिंतन में व्यस्त हूं, मेरे पास प्रार्थना पर विचार करने का समय नहीं है। एथेंस में उसकी अकादमी चल रही थी। वहीं रहकर प्लेटो लोगों को अपने दर्शन की शिक्षा देने लगा।
समग्र इतिहास का ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्कूल है जो 1000 वर्ष तक चलता रहा। एथेंस से मील भर दूर एक जिम्नेजियम में इसकी कक्षाएं लगती थीं। शहर में उन दिनों 3 जिम्नेजियम थे, जिनमें खेल कूद तथा नहाने धोने की इमारतों के अतिरिक्त ऐसे बगीचे भी होते थे जिनकी झाड़ियों तथा पगडंडियों पर लोग चलते फिरते या बैठकर पढ़ लिख और बहस मुबाहसे कर सकते थे। प्लेटो के जिम्नेजियम की इस तरह की झाड़ियों को एकेडमस की झाड़ियां कहा जाता था, जिससे उसका नाम अकादमी या अकादमिया पड़ा। यहां जो चाहता बिना फीस के आ सकता था और बड़े आमोद प्रमोद के साथ शिक्षा पाता रहता था। सभी विषयों पर प्लेटो की बातचीत चलती रहती थी और फिर वो लिख ली जाती थी। 81 वर्ष की अवस्था में प्लेटो अपने एक युवक मित्र के विवाह में सम्मिलित होने गया। वहां उसने कुछ बेचैनी का अनुभव किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए वो भीतर जाकर लेट रहा। ये उसकी अंतिम निद्रा थी। बाहर बाजे बजते रहे और भीतर ये बूढ़ा दार्शनिक चिर निद्रा में सो गया। धन्यवाद। देखिए, दार्शनिक जैसे होते हैं, हमें भी यहाँ मन कर रहा है कि उनके दर्शन पे, स्पेशली जो उन्होंने शासन चलाने के लिए जो बात कही, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी कई लोगों को लग सकता है, उस पर चर्चा करने का मन करता है कि बैठ के घंटों बात करें, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अपने मित्रों के साथ जरूर, अगर ऐसा आपका सर्कल है तो जरूर बात कीजिए, चर्चा कीजिए। बड़ा आनंद आता है इस तरह के दर्शन के विषयों को विस्तार से चर्चा करने में। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले दार्शनिक के जीवनी के साथ। जय हिंद।